निम्मो, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई कल मुई? शादी हुए 2 हफ्ते हुए नहीं कि इसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अरे आई माँ जी। अरे वो गांव से माँ बापू का फोन था, इसीलिए छत पर गई थी। वो ऊपर रेंज एकदम लल्लन टॉप आता है ना, इसीलिए। क्या इतनी रात गए तू छत पर गई थी? अरे निर्लज्ज नास पिटी, सत्यानाश हो तेरा। तू तो हमें एक दिन मरवा के ही मारेगी उस चुड़ैल के हाथों। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल माँ जी? अरे मेरी ही गलती है, मुझे तुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ माँ जी? हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल का साया है जो रात होने पर लोगों के छत पर भटकती है, और जो व्यक्ति उसे छत पर दिखाई देता है वो उस व्यक्ति को जान से मार देती है और साथ ही उसके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देती है। क्या इतनी भयंकर चुड़ैल है वो? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर निम्मो सारी बातें अपने पति माधव को बताती है। माधव, मैं तो इस छत वाली चुड़ैल का किस्सा अभी अभी सुनकर आ रही हूँ। हमारे गांव में भी ऐसी कई कहानियां होती थी, लेकिन हम उस जगह पर जाकर देखते थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता था। सब हमको उल्लू बनाते थे। तुम्हें क्या लगता है माधव, ये सब सच होगा क्या? क्या सच है और क्या झूठ, ये सब मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि किसी औरत ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद में वो चुड़ैल बनकर सबको डराती है। अरे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो चलो ना, हम दोनों जाकर उस चुड़ैल को देखते हैं। हाँ, थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन उतना ही मजा भी आएगा। नहीं नहीं, कौन जाएगा इतनी ठंड में मरने? तुम भी चुपचाप सो जाओ कंबल ओढ़कर। फिर निम्मो को माधव के साथ चुपचाप सोना पड़ता है, लेकिन वो सो ही नहीं पाती और रात को वो कंबल और तकिया लेकर छत की खटिया पर सोने जाती है। अच्छा हुआ जो मैं कंबल लेकर आई, वरना इस कपकपाने वाली ठंडी में मेरी तो कुल्फी ही जम जाती। आज तो मैं उस छत वाली चुड़ैल को देखकर ही रहूंगी और उसका वीडियो अपने फोन में निकालकर सबको दिखाकर मशहूर हो जाऊंगी। निम्मो वहीं पर बैठ जाती है और इंतजार करते करते वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन अचानक से कुछ 3 बजे के आसपास उसे गली में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाती है। लगता है कोई आदमी जा रहा है। ओफो, मेरे बाल तो इस ठंड में बुरी तरह बिखर चुके हैं। 4 बजे के पहले निकल जाऊंगी यहाँ से, ताकि घर वालों को पता न चले कि मैं यहाँ ऊपर आई थी रात में। लेकिन गली से गुजरने वाला वो आदमी घुंघराले बाल वाली निम्मो को रात के अंधेरे में छत पर देखकर बहुत डर जाता है और उसकी सुसु निकल जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर अगले दिन ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाती है। हाँ माधव बेटा, निम्मो बहू, वो आदमी अभी तक डर के मारे कांप रहा है। उसने हमारी ही छत पर चुड़ैल का काला साया देखा था, वो भी रात के 3 बजे। वो बता रहा था कि उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। ये सुनकर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। देखा निम्मो, सुन लिया तुमने? और तुम कल रात को छत पर चलने की जिद कर रही थी। अगर हम कल छत पर सच में चले जाते तो आज यहाँ पर हम नहीं, हमारी लाश होती। ये सब सुनकर निम्मो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है। ये दोनों किस चुड़ैल की बातें कर रहे हैं? उस आदमी ने कहीं मुझे तो नहीं देख लिया, क्योंकि छत पर तो मैं ही थी। ओफो, 3 बजे मैं ही उठी थी उसकी आवाज से और मेरे ही बाल ठंड के कारण बिखर चुके थे। अरे बाप रे, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। अगर इन लोगों को सच बताया तो ये मुझे ही डांटेंगे। जाने दो, इस राज को राज ही बनाए रखते हैं। निम्मो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वो चुड़ैल को देखने के लिए अगली रात वापस छत पर चली जाती है। लेकिन उसे उस दिन भी कुछ नहीं दिखता
अब निम्मो रोजाना ऐसे ही छत पर जाने लगती है और चुड़ैल के आने की राह देखती रहती है। एक दिन फिर से उसे एक आदमी की आवाज आती है और वह फिर से उस आवाज से जाग जाती है। तभी वो आदमी अंधेरे में निम्मो के काले साए को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, नहीं, बचाओ, बचाओ, चुड़ैल। ये आदमी तो सच में फट्टू है। अगर इसकी इतनी ही फटती है तो इतनी रात को घर से निकलता ही क्यों है? पागल कहीं का। निम्मो के हंसने की डरावनी आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है, जिस कारण वो आदमी और भी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन फिर से सास माधव और निम्मो को ये सारी बातें बताती है और अब निम्मो रोज छत पर जाकर सोने लगती है ताकि वो दूसरों को डरा सके और उनके मजे ले सके। फिर एक दिन उनके घर पड़ोसन मानवी आती है और वह कांता से बातों बातों में बोल देती है, ओफो कांता काकी, ये शहर के लोगों ने क्या ही भूत देखे होंगे। असली भूत तो हमारे गांव में होते थे। मेरे दादा, परदादा और हमारा पूरा परिवार भूतों को पकड़ने में बहुत माहिर है। अगर ऐसा ही है तो खुद की डेंगे हाँकने की जगह तू ही जाकर पकड़ ले उस चुड़ैल को और एक बार में ही मुक्त करा दे सबको इस कहर से। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अरे मानवी, अगर वैसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने तो अपने और अपने परिवार वालों के कितने गुणगान गाए हैं। अब तो तुझे ये साहस करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है कांता काकी, मैं आज रात को ही जाऊंगी छत पर और अपने साथ वो मंत्रों की किताब भी लेकर जाऊंगी। आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। इतना कहकर मानवी वहां से चली जाती है। बड़ी आई चुड़ैल की आखिरी रात करने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी आखिरी रात होगी। मुंह मियां मिट्ठू कही की। अब तो ये मानवी रात को अपनी छत पर चुड़ैल का पता लगाने जरूर आएगी। आज तो मैं इसे इतना डराऊंगी कि इसे नानी परनानी सब याद आ जाएगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। फिर रात में जब मानवी छत पर जाती है तभी निम्मो अपने बाल खोलकर भूतिया तरीके से हाथ में मोमबत्ती लेकर छत पर खड़ी होती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। नहीं, चुड़ैल, बचाओ। मानवी पूरी तरह डर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन कांता और निम्मो उसे मिलने जाती है। क्यों मानवी, हो गई ना तेरी टाइटाई फिश? बड़ी आई थी चुड़ैल का खात्मा करने वाली। अरे कांता काकी, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, और इन सब में मेरे दादा और परदादा माहिर थे। अरे बेवकूफ लड़की, इसीलिए कभी भी जो काम नहीं आता उसके डेंगे कभी नहीं हाँकने चाहिए, समझी? निम्मो छत पर जाकर सोने का सिलसिला जारी रखती है क्योंकि वक्त के साथ साथ अब उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। एक रात अचानक से माधव जाग जाता है। अरे ये निम्मो कहाँ चली गई? माधव निम्मो को ढूंढते ढूंढते छत तक पहुंच जाता है और वहां वो उसे सड़क पर चल रहे लोगों को डराते हुए देख लेता है। ये क्या? ये तो लोगों को डरा रही है और इसने तो अपने बाल भी बिखरे हुए हैं। फिर अगले दिन माधव निम्मो को कुछ भी नहीं बोलता और उस रात फिर से वो देखता है कि निम्मो वापस छत पर जाकर सो रही है और लोगों को डरा रही है। फिर ये बात जाकर वो अपनी माँ को बताता है। माँ, हमारे छत पर दिखने वाली चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि निम्मो ही है। उसे ये काम करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए वो रोज रात को छत पर सोने जाती है और सुबह के 4 बजते ही वापस कमरे में आ जाती है। ये निम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी।
उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। रुक बेटा, तू बस देखते जा अब मैं क्या करती हूँ। लेकिन माँ, आप ऐसा क्या करोगी? अब तो मैं भी चुड़ैल बनकर उस निम्मो को डराऊंगी, तब उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर उसी रात कांता डरावना मेकअप करके चुड़ैल बनकर निम्मो को दूसरी छत से डराने लगती है। नहीं, माधव, माजी, चुड़ैल। बोल, डराएगी? डराएगी सबको मेरी जगह लेकर? बोल। नहीं, नहीं डराऊंगी मैं किसी को भी, बख्श दो मुझे। फिर निम्मो भागते भागते छत से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार आता है और तभी वो माधव और कांता को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने चुड़ैल बनकर सबको डराया। देखा बहू, तूने उस चुड़ैल की जगह लेकर दूसरों को डराया, इसीलिए तेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो तो शुक्र है कि उसने तुम्हें आकर सिर्फ डराया और चेतावनी दी, वरना अगर वो तुम्हारी जान लेती तो। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं फिर कभी रात के वक्त छत पर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नीचे घर में ही रहूंगी। फिर उस दिन के बाद निम्मो कान पकड़ लेती है और वो रात में छत पर जाती ही नहीं। रितेश अपने बॉस मनीष का चहीता और भरोसेमंद एम्प्लॉय होता है, या यूं कहो कि उन दोनों का बॉन्ड किसी बाप बेटे या दोस्त से कम नहीं होता। वक्त के साथ साथ मनीष की हालत खराब होती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। रितेश बेटा, मेरे जाने का समय आ चुका है, इसीलिए मैं तुमसे एक आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। मनीष सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही होगा, पर जाने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ शादी करोगी। मना मत करना बेटा। देखो, मैंने अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक ही लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर मेरे जाने के बाद तुम दोनों का कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है तो वो रितेश है। रितेश जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सर, नहीं रितेश बेटा, तुम्हें मुझे वचन देना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन पापा, आप ऐसा कैसा कर सकते हो? हम दोनों बहनें एक ही आदमी से शादी कैसे पॉसिबल है ये? मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे जाने के बाद जहां भी रहो, साथ रहो। पापा। बेटा, तुम्हारी माँ तो हमें कई साल पहले ही छोड़कर चली गई और मैं एक अनाथ था। मैंने अकेली ही अपनी जिंदगी बनाई। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं होगा, इसीलिए मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही है। रितेश को ना चाहते हुए भी मनीष की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है और उसे उन दोनों बहनों से शादी करनी पड़ती है। कुछ ही दिनों बाद मनीष की मृत्यु हो जाती है। शादी के बाद रितेश अपनी दोनों बीवियों का खूब ख्याल रखता है। ये लो तानिया, गर्मा गर्म इलायची वाला दूध। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, और ये दवाई भी खा लो। तुम पागल हो क्या? जब देखो तब मेरी देखरेख करते रहते हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, समझे ना? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर रितेश जब बाहर आता है तब वो देखता है कि आरोही किताब पढ़ते पढ़ते आंगन में ही सो गई है। तब वो वहां जाकर उस पर कंबल ओढ़ देता है और मच्छर का कॉइल भी जला देता है ताकि उसे कोई मच्छर ना काटे। तुम दोनों बहनें चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन सर ने सौंपी हुई जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा।
पहले पहले तो दोनों बहनों को रितेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें उसका केयर करना बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों को भी रितेश से प्यार हो जाता है। एक दिन, अरे दीदी, आप रितेश के कमरे में तकिया और कंबल लेकर क्यों आई हो? इतने दिनों तक तो आप अपने कमरे में ही सोती थी ना। जाइए, अपने कमरे में जाकर सोइए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी आज साथ में सोने वाले हैं। ओ मैडम, काहे के मियाँ बीवी? मैं तुमसे बड़ी हूँ, उस हिसाब से रितेश पहले मेरे पति है। तुम फुटो यहाँ से, मैं और रितेश साथ में सोएंगे। तानिया और आरोही दोनों एक साथ बेड पर टूट पड़ती है और बेचारे रितेश को बेड से नीचे गिरा देती है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सोने दो मुझे। रितेश, इस तानिया की बच्ची को कह दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और सबसे पहले मेरा तुम पर हक है। अरे तुम्हारा हक गया तेल लेने। शादी हम दोनों की साथ में हुई है और रितेश मेरा भी पति है, इसीलिए मैं इसके साथ सोऊंगी और इसीलिए तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल और सड़ा हुआ कंबल लेकर यहाँ से निकल जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, बदतमीज कहीं की। अरे बस, तुम दोनों यहाँ पर जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? मैं तुम दोनों के भी साथ नहीं सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ कार में सोने और कार लॉक करके सोऊंगा, ताकि तुम दोनों वहां पे आकर मुझे परेशान ना कर सको। लेकिन रितेश रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रितेश किसी की बात नहीं सुनता और वो अपनी कार में जाकर सो जाता है और दोनों बहनें अकेली ही सो जाती हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें रितेश के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती हैं। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए मैं अपने पति परमेश्वर के लिए आज ये सारे स्वादिष्ट और मजेदार पकवान बना रही हूँ। देखना, रितेश तो सिर्फ मेरे खाने के पीछे ही लट्टू हो जाएगा। खाना बना तानिया, अपनी बेवकूफ सी खोपड़ी में ख्याली पुलाव मत बना। और ये तेरी गलतफहमी है कि रितेश तेरा बना हुआ खाना खाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएगा। तुम तो बस देखती ही रह जाओगी। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। ये तो वक्त ही बताएगा कि रितेश किसके हाथ का खाना खाएगा। फिर दोनों बहनें रितेश के लिए खाना लेकर जाती हैं। देखो तो रितेश, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। ये जली हुई खीर की बर्फी तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुमने एक दिन हमारे घर पर आकर खाई भी थी। अरे नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। दीदी से अच्छा खाना तो मैंने बनाया है। नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। नहीं दीदी, आप ज्यादा लाड में मत आओ। रितेश तो पहले मेरा बना हुआ खाना ही खाएगा। अरे बाबा, मैं तुम दोनों का खाना साथ में खाऊंगा, ठीक है? ये देखो। फिर रितेश दोनों बहनों का खाना एक साथ खाता है। अरे ये क्या रितेश, तुमने पूरा तो खाया ही नहीं और तारीफ भी नहीं की। हाँ रितेश, पूरा खत्म करो, चाहे तो इस तानिया का छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है ये खाना, इसे तो तुम्हें पूरा ही खाना होगा। हे भगवान, ठीक है। फिर रितेश को ना चाहते हुए भी दोनों बहनों का खाना खत्म करना पड़ता है और उसके बाद उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। आप दोनों में से पेशेंट की वाइफ कौन है? फाइल पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए था उनका। मैं हूँ। नर्स, ये फाइल मुझे दो। मैं हूँ पेशेंट की वाइफ। नहीं, ये नकली वाइफ है, मैं असली वाइफ हूँ। मुझे दो ये फाइल। नहीं, मुझे दो, मैं ही हूँ रितेश की वाइफ। नहीं, मैं हूँ, मैं साइन करूंगी इन पेपर्स पर। ओह गॉड, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। लाइए, मुझे दो ये पेपर्स। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मैं ही साइन कर देता हूँ इन पर। फिर रितेश खुद ही उन पेपर्स पर साइन कर देता है। कुछ दिनों बाद वो ठीक होने पर अपनी दोनों बीवियों के साथ हनीमून पर चला जाता है।
इन दोनों को तो साथ में ही ले आया ताकि दोनों फिर से लड़ाई ना करें। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, बस इस हनीमून पर कोई आंधी या तूफान ना आए, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ भरोसा ही नहीं बाबा। उसी रात तानिया आरोही की ड्रिंक में नींद की दवा मिलाती है। अब जब दीदी इस ड्रिंक को पिएगी तो उसके बाद तो वो सो ही जाएगी, और इसी बहाने मैं और रितेश हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वरना मेरी चुड़ैल दीदी के होते हुए ये सब कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन आरोही की जगह रितेश उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद उसे बहुत तेज नींद आती है और वो सीधे 24 घंटों बाद ही उठता है। चुप रहो आप दीदी, ज्यादा बकवास मत करो, जो मन में आया बोले जा रहे हो। तू चुप कर नालायक लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? तूने मेरी ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते तू और रितेश साथ में रह सके। कितनी बुरी है तू तानिया। आप तो रहने ही दो दीदी, साफ साफ दिखता है कि कौन कितना बुरा है। आपको वो ड्रिंक पीनी चाहिए थी, लेकिन रितेश ने वो ड्रिंक पी ली और मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। जाओ अब जाकर किसी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाओ। अरे घन चक्कर, मैं क्यों डुबकी लगाऊं? तू ही लगा ले और दफा हो जा मेरी और रितेश की जिंदगी से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे आप ही दफा हो जाओ, समझी ना? ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक झापड़ लगाऊंगी तुझे। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। अरे तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं सर की जायदाद के कारण तुम्हारे साथ हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज ही सारी जायदाद तुम दोनों को वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे तुम दोनों की लड़ाई से छुटकारा चाहिए। दूर हो जाओ मुझसे। तुम दोनों के रोज रोज के तमाशे मुझसे सहे नहीं जा रहे। लेकिन रितेश, ऐसा मत कहो रितेश। तो फिर कैसे कहूँ? जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। तुम दोनों में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों भी वादों के भंवर में फंस चुकी हो, जैसे मैं फंस गया हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता ना। सॉरी रितेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी ओवर पॉसेसिव हो गई। हाँ रितेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तुम दोनों से बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो हम तीनों साथ में खुश कैसे रह पाएंगे? इसीलिए मेरा तुम दोनों से अलग होना ही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं रितेश, ऐसा मत कहो। हम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, साथ मिलकर समझदारी से रहेंगे। बस तुम हमारे साथ रहो। हाँ रितेश, पक्का प्रॉमिस। हम आज के बाद से कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। और इस तरह अंत में वो तीनों भी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।